18 जनवरी 2025 दोपहर के 3:30 बज रहे थे। हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन में पुट्टा गुरुमूर्ति घबराई हुई हालत में अपनी मदर इन लॉ के साथ आता है और एक कंप्लेन रजिस्टर करवाता है कि उसकी वाइफ, जिसका नाम वेंकटा माधवी है, वो 2 दिन पहले यानी कि 16 जनवरी को घर से जाने के बाद अब तक घर नहीं लौटी है। माधवी की मां पुलिस को बताती है कि 2 दिन पहले 16 जनवरी को जब उन्होंने माधवी को कॉल किया था तो माधवी ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया। तब उन्हें लगा कि शायद संक्रांति फेस्टिवल की वजह से वो घर के काम में बिजी होगी। बट पूरा दिन बीत जाने के बाद भी जब माधवी ने उन्हें कॉल बैक नहीं किया तो उन्होंने अगले दिन फिर अपनी बेटी को कॉल किया, लेकिन उस दिन भी उनकी अपनी बेटी से बात नहीं हो पाई। सिंस ऐसा एक दिन भी नहीं बीता था शादी के बाद जब माधवी ने अपनी माँ से बात ना की हो, और इसीलिए अब उन्हें माधवी की चिंता सताने लगी। तो उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्ति को कॉल करके माधवी के बारे में पूछा। तब गुरुमूर्ति ने उन्हें ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उनकी चिंता और भी बढ़ गई। गुरुमूर्ति ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी माधवी तो 16 जनवरी की सुबह ही उससे झगड़ा कर अपनी माँ के घर जाने के लिए निकल गई थी। अब माधवी को घर से निकले 2 दिन बीत चुके थे, बट अगर माधवी अपनी माँ के घर नहीं पहुंची थी तो आखिर माधवी गई कहाँ? अब माधवी की माँ को ये डर सताने लगा कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ हो ना गया हो। इसलिए वो तुरंत ही नंदयाल से 300 किलोमीटर दूर अपनी बेटी के घर जिलेलागुड़ा के लिए निकल जाती है और वहां पहुंचते ही अपने दामाद के साथ पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी माधवी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। बट क्या सच में ये एक मिसिंग केस था? सिंस आखिरी बार माधवी को गुरुमूर्ति ने ही देखा था तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन गुरुमूर्ति के पूछताछ से शुरू करती है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले से ही माधवी अपनी माँ के घर जाने की जिद कर रही थी, बट गुरुमूर्ति चाहता था कि वो दोनों संक्रांति का त्यौहार गुरुमूर्ति की बहन के घर पे सब साथ में मनाएं, जो कि बदनपेट तेलंगाना में था, क्योंकि उसके बच्चे भी त्यौहार की वजह से अपनी बुआ के घर बदनपेट पर ही रुके हुए थे। इसी बात की वजह से गुरुमूर्ति ने उसे अपनी माँ के घर जाने से मना कर दिया। बट ये बात माधवी को हजम नहीं हुई और वो लड़ झगड़ कर अपनी माँ के घर जाने के लिए निकल गई। तेलंगाना में संक्रांति का त्यौहार बड़ी जोर शोर से मनाया जाता है, जो कि 4 दिनों तक चलता है। और इतने अच्छे माहौल में जब माधवी घर छोड़कर जा रही थी तब गुरुमूर्ति भी इतने गुस्से में था कि उसने भी माधवी को नहीं रोका। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि जब कुछ घंटे इंतजार करने के बाद भी माधवी घर वापस नहीं लौटी तब वो अकेले देर रात अपने बच्चों को लेने बाइक पर अपनी बहन के घर चला गया। और घर वापस लाने के बाद बच्चे माँ के बारे में ज़्यादा सवाल ना करें, इसीलिए उसने बच्चों से कह दिया कि उनकी माँ उसके किसी फ्रेंड के घर गई है। उसे लगा कि भले माधवी कितना भी गुस्सा हो जाए बट वो अपने बच्चों का सोचकर घर वापस ज़रूर आ जाएगी, इसीलिए उसने भी माधवी के बारे में पता नहीं लगाया। बट अगले दिन सुबह होते ही उसने माधवी को कॉल तो किया बट उसका फ़ोन लगा ही नहीं। यहाँ गुरुमूर्ति को लगा कि माधवी ने उससे गुस्सा होकर अब तक अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखा है। फिर वो रोज़ की तरह ही कंचनबाग के DRDO ऑफिस में अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर चला गया। और शाम को जब वो अपनी शिफ्ट ख़त्म कर घर लौट रहा था तो उसे लगा था कि माधवी अब तक घर वापस आ चुकी होगी। बट जब वो शाम को घर पहुंचा तब माधवी को घर पर ना पाकर बहुत परेशान हो गया और उसने फिर एक बार माधवी को कॉल लगाया, बट अब भी माधवी का फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। बेचैनी की हालत में जब वो अपने बाकी रिश्तेदारों को कॉल लगाने ही वाला था तभी माधवी की माँ का कॉल आया। अब पुलिस को गुरुमूर्ति और उसकी मदर इन लॉ के स्टेटमेंट से ये एक मिसिंग का केस लग रहा था। बट जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की तो केस में आए एक नए गवाह ने पुलिस को माधवी के बारे में कुछ ऐसा बताया जिससे पुलिस वाले कन्फ्यूजन में पड़ गए और अब उन्हें ये केस मिसिंग की जगह कुछ और ही लगने लगा। और अब एक ऐसा राज सबके सामने आने वाला था जिससे ना सिर्फ मीरपेट को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। Story that has shocked the nation. We are here in Venkateshwara Colony, Meerpet Police Station limits. This is the building where something very horrific is said to have happened. वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ। पुट्टा गुरुमूर्ति और वेंकटा माधवी की शादी 2012 में हुई थी और वो दोनों आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में सेटल हो गए थे। शादी के कुछ सालों पहले से ही गुरुमूर्ति आर्मी में
नायब सूबेदार की पोस्ट पर कार्यरत था और उसी दौरान गुरुमूर्ति और माधवी को 2 बच्चे भी हुए, एक बेटा और एक बेटी। 17 सालों की आर्मी ड्यूटी से रिटायर होने के बाद गुरुमूर्ति साल 2020 में अपने परिवार के साथ हैदराबाद के जिलेलागुड़ा के वेंकटेश्वरा कॉलोनी में एक 2 मंजिला मकान में रेंट पर रहने लगा। गुरुमूर्ति के अकॉर्डिंग आज से 2 दिन पहले यानी कि 16 जनवरी 2025 की सुबह गुरुमूर्ति और माधवी के बीच पति पत्नी वाली आम सी नोक-झोंक हुई और उसके बाद ही माधवी गुस्से में घर छोड़कर चली गई। शुरुआत में तो ये केस एक नॉर्मल सा केस ही लग रहा था, बट पुलिस के सामने कई सवाल थे कि क्या माधवी सच में एक छोटी सी नोक-झोंक के कारण गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी या फिर ये कहानी जितनी सीधी दिख रही थी उससे कई ज़्यादा पेचीदा थी। जब पुलिस ने गुरुमूर्ति के पड़ोसियों से उन दोनों के बारे में पूछना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि उनके किसी भी पड़ोसी ने माधवी को कई दिनों से नहीं देखा था और ना ही किसी को इस बात की भनक भी थी कि माधवी पिछले 3 दिनों से मिसिंग है, क्योंकि संक्रांति की वजह से कुछ लोग अपने गांव चले गए थे और बाकियों ने बताया कि भले ही गुरुमूर्ति की फैमिली इस कॉलोनी में पिछले 5 साल से रह रही थी, बट गुरुमूर्ति ने अपने किसी भी पड़ोसी से मेल जोल नहीं रखा था और ना ही गुरुमूर्ति के बच्चे कॉलोनी के बच्चों के साथ खेला कूदा करते थे। गुरु और उसके परिवार का इस तरह से रिजर्व होना पुलिस के लिए थोड़ा अटपटा सा था, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़े खुलासे से पुलिस को अभी रूबरू होना था। केस में आए उस नए गवाह जिसकी बात हम वीडियो के शुरुआत में कर रहे थे, वो और कोई नहीं बल्कि माधवी के मामा थे, जिन्होंने पुलिस के सामने ऐसे ऐसे नए खुलासे किए जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि माधवी अब कभी घर नहीं लौटेगी क्योंकि गुरुमूर्ति ने उसे मार दिया है और ये सब गुरुमूर्ति ने उन्हें खुद बोला है। वैसे भी इस केस में पुलिस को स्टार्टिंग से गुरुमूर्ति पर शक हो रहा था और अब माधवी के मामा के दिए गए इस स्टेटमेंट के बाद पुलिस और भी एक्टिव हो जाती है और गुरुमूर्ति के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट करना शुरू कर देती है। तभी गुरुमूर्ति के घर के सामने वाले घर की सीसीटीवी फुटेज में पुलिस देखती है कि 15 जनवरी की रात 10:41 पर गुरुमूर्ति और माधवी साथ में घर आते दिख रहे हैं, बट उसके बाद के दिनों में सिर्फ गुरुमूर्ति घर से निकलता और अंदर जाता दिख रहा है। और गुरुमूर्ति के एफआईआर के अकॉर्डिंग उसकी पत्नी माधवी 16 जनवरी की सुबह उससे झगड़ा कर अपने मां के घर जाने के लिए घर से निकल गई थी, बट इस सीसीटीवी फुटेज में माधवी दोबारा कहीं नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि माधवी 15 जनवरी की रात घर के अंदर तो गई थी, बट उसके बाद घर से कभी बाहर आई ही नहीं। पुलिस को पता चल गया था कि हो ना हो इस केस का अगला सुराग उन्हें गुरुमूर्ति को इंटेरोगेट करने के बाद ही मिल सकता है, तो पुलिस उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है और उसे इंटेरोगेट करना शुरू कर देती है। शुरुआत में तो गुरुमूर्ति ने उन्हें बहुत मिसलीड करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाकर उस पर दबाव डालना शुरू किया तो गुरुमूर्ति टूट जाता है और वो अपना मुंह खोल देता है। उसके मुंह से कही गई हर एक बात सुनकर ऐसा लगता है कि इंसान हैवानियत की राह पर किस हद तक जा सकता है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। गुरुमूर्ति पुलिस को बताता है कि 16 जनवरी की सुबह 8 बजे माधवी फिर से अपनी मां के घर जाने की जिद करने लगी, लेकिन उसने माधवी को कह दिया कि वो अपनी मां के घर नहीं बल्कि उसकी बहन के घर जाएगी। और इस बात पर माधवी ने अपना मंगलसूत्र उतारकर गुरुमूर्ति के मुंह पर मार दिया और इस हरकत के कारण गुरुमूर्ति इतने गुस्से में आ गया कि उसने माधवी का सिर पकड़कर जोर जोर से दीवार पर मारना शुरू कर दिया और जिसके कारण माधवी तुरंत ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उसके बाद भी गुरुमूर्ति का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, तो उसने माधवी का गला दबाए रखा और तब तक दबाए रखा जब तक उसे विश्वास नहीं हो गया कि माधवी अब इस दुनिया में नहीं रही। अपनी पत्नी को मारने के बाद उसे इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उसके बच्चों को इस बारे में पता न चल जाए, जो इस वक्त अपनी बुआ के घर पर थे। अब गुरुमूर्ति माधवी की बॉडी को ठिकाने लगाना चाहता था और वो भी इस तरीके से कि माधवी की बॉडी कभी किसी को ना मिले, क्योंकि बिना बॉडी के जुर्म साबित करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। यही सोचते सोचते उसके मन में एक मलयाली मूवी जिसका नाम सूक्ष्मदर्शनी है, उसका एक सीन आता है जिसमें एक भाई अपनी बहन को मारने के बाद उसकी बॉडी को केमिकल के यूज करके पूरी तरह से मेल्ट कर देता है और उसके बाद उसकी बॉडी को टॉयलेट में फ्लश कर देता है। इस मूवी के सीन से गुरुमूर्ति को माधवी की लाश ठिकाने लगाने की तरकीब तो मिल गई थी, बट उसके पास वो केमिकल्स नहीं थे जिससे वो लाश को गला सके। इसलिए गुरुमूर्ति इंटरनेट पर ऐसे तरकीबें सर्च करना शुरू कर देता है जिससे वो हाउस होल्ड में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करके बॉडी को डिस्पोज कर सके। घंटों नेट पर सर्च करने के बाद वो माधवी की लाश को बाथरूम में लेकर जाता है और वहाँ माधवी के कपड़े उतारने के बाद किचन नाइफ से उसकी बॉडी को 4 हिस्सों में काट उसके छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता है। कुछ टुकड़ों को वो वाटर हीटर में बॉईल करता है और कुछ को वो डायरेक्टली स्टोव में रोस्ट करता है।
गुरुमूर्ति के अंदर का इंसान तो कब का मर चुका था, क्योंकि जिस इंसान के साथ आपने अपनी जिंदगी के इतने साल बिताए हों उसके साथ ऐसा सलूक तो कोई हैवान ही कर सकता है। वो ये सब कर ही रहा होता है कि तभी बॉडी को बॉईल करते वक्त घर में बदबू फैलने लगती है और बदबू इतनी तेज होती है कि गुरुमूर्ति को अपने किचन की खिड़की खोलनी पड़ती है। बट वो बदबू इतनी तेज हो जाती है कि वो बदबू सूंघकर आसपास के सारे पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि गुरुमूर्ति के घर से धुएं के साथ ये गंदी बदबू फैल रही है। और जब पड़ोसी उसे इस बदबू के बारे में सवाल करते हैं तो वो बताता है कि वो थलकैया कूरा, जो कि मटन की एक बहुत फेमस डिश है, उसे बना रहा है और ये स्मेल बकरे के सिर को पकाने की है। अब पड़ोसियों के पास शक करने की कोई वजह तो थी नहीं, तो वो सब भी अपने अपने घर वापस लौट आते हैं और इस बात का फ़ायदा उठाकर गुरुमूर्ति वापस जाकर किचन में बॉडी पार्ट्स को उबालने लगता है। उबालने की वजह से मांस बहुत आसानी से हड्डियों से अलग हो जाता है और फिर वो उन हड्डियों को मूसले में पीस कर पाउडर बना लेता है। फ्लैश को वो जहाँ कई बार टॉयलेट में फ्लश करता है, वहीं हड्डियों को वो पेंट के डिब्बे में डालकर अपने घर से 4 किलोमीटर दूर जिलेलागुड़ा के लेक में डाल आता है। बॉडी को पूरी तरीके से डिस्पोज कर देने के बाद वो घर आता है और अपने बाथरूम और किचन को बहुत अच्छे तरीके से डिटर्जेंट से साफ करता है जब तक खून के सारे दाग वहाँ से मिट नहीं जाते। उसके बाद घर में फैली बदबू को हटाने के लिए वो हर जगह बहुत अच्छी तरीके से रूम फ्रेशनर छिड़क देता है। इतना सब करके अब गुरुमूर्ति किसी तरीके की कोई गलती नहीं करना चाहता था, तो उसने ये मेक श्योर किया कि घर के किसी भी कोने में कोई भी सुराग छूट ना गया हो और सेटिस्फाई होने के बाद वो उस रूम को लॉक कर देता है जहां उसने माधवी की लाश को काटा था। माधवी का नामो निशान मिटाने के बाद वो अपनी बहन के घर जाता है और वहां से अपने बच्चों को अपने साथ अपने घर वापस ले आता है। ये पूरा कन्फेशन गुरुमूर्ति ने बिना किसी झिझक के पुलिस को बताया था, तो पुलिस भी तुरंत गुरुमूर्ति के घर एविडेंस कलेक्ट करने पहुंच जाती है। फॉरेंसिक की टीम ब्लू-रे टेक्नोलॉजी का यूज करती है जिससे क्राइम सीन पर मौजूद बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड स्टेन और फिंगरप्रिंट्स के निशान, जो कि इंसान अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकता, उन्हें स्पॉट किया जा सके। 3 घंटे की जांच के बाद फॉरेंसिक की टीम को बाथरूम से कुछ ब्लड सैंपल्स मिलते हैं जो फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भिजवा दिए जाते हैं। इसके अलावा पुलिस गुरुमूर्ति के घर से नाइफ, स्टोव, बकेट जैसे 16 एविडेंसेस इकट्ठा करके जांच के लिए भेज देती है। ये केस मीरपेट कुकर केस के नाम से भी फेमस है, क्योंकि शुरुआत में मीडिया ने ये खबर फैला दी थी कि गुरुमूर्ति ने माधवी की बॉडी को कुकर में उबाला था, लेकिन बाद में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में रिवील किया कि इसमें कुकर का कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि उनके 16 एविडेंसेस की लिस्ट में उन्होंने कुकर को इंक्लूड तक नहीं किया है। पुलिस की एक टीम ने जिलेलागुड़ा लेक में कई दिनों तक माधवी के बॉडी के रिमेन्स को एक्सटेंसिवली सर्च किया। पुलिस ने बताया कि उन्हें कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस तो मिल गए थे, लेकिन गुरुमूर्ति इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें कई बार मिसलीड कर चुका था, इसलिए पुलिस 3 बार उसे वो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करवाने उसके घर लेकर गई थी। गुरुमूर्ति की इस ब्रूटल क्राइम की सजा उसके वो छोटे बच्चे भुगत रहे थे जो अपनी माँ को खो चुके थे। पुलिस जब उन बच्चों से सवाल करती है तब वो बताते हैं कि जब उनके पापा उन्हें घर वापस लेकर आए तब उन्हें घर पर अजीब सी स्मेल आ रही थी और साथ ही साथ उन्हें अपनी माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। उन बच्चों को तो ये तक नहीं पता था कि उनकी माँ को मारने वाला उनका ही पिता है, और बच्चे जब उससे अपनी माँ के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें झूठ कह देता है कि उनकी मम्मी अपनी फ्रेंड के घर गई है। क्वेश्चनिंग के बाद पुलिस बच्चों और माधवी की माँ का डीएनए सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज देती है ताकि क्राइम सीन से मिले ब्लड सैंपल से उनके डीएनए को मैच कर कर देखा जा सके। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस को लगता है कि ये क्राइम मोमेंट ऑफ एंगर नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर है। उनका कहना है कि गुरुमूर्ति माधवी को मारने की फिराक में पहले से ही लगा हुआ था और उसे सिर्फ एक मौके की तलाश थी और वो मौका उसे संक्रांति के त्योहार में मिला। बट बच्चों के घर में रहने के कारण वो इस प्लान को अंजाम नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उसने मर्डर की तारीख से ठीक 2 दिन पहले यानी कि 14 जनवरी की सुबह ही अपने बच्चों को अपनी बहन के घर छोड़ दिया और माधवी के साथ घर वापस लौट आया, जिसके बाद उसने मौका पाते ही इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। पुलिस के हिसाब से ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है, बट इस मर्डर के पीछे उन्होंने कोई क्लियर मोटिव नहीं दिया है, जबकि कई न्यूज़ मीडिया में ये खबर सर्कुलेट हो रही थी कि गुरुमूर्ति की माधवी की किसी क्लोज रिलेटिव से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच हमेशा ही झगड़ा होता रहता था। तो क्या यही वजह थी कि गुरुमूर्ति ने अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया था ताकि वो उस लड़की के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिता सके? लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का शायद ही अब कभी खुलासा हो पाए,
क्योंकि पुलिस सिर्फ उतना जानती है जितना उन्हें गुरुमूर्ति ने बताया था। बट उस समय उस घर पर क्या हुआ था, इसकी सच्चाई तो माधवी के साथ ही चली गई। मर्डर केसेस में विक्टिम की बॉडी एक बड़ा पहलू होती है एक्यूज्ड को सजा दिलवाने के लिए, और इस केस में इन्वेस्टिगेशन टीम को माधवी के बॉडी को लेकर कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस हाथ नहीं लगा है। उन्हें ब्लड सैंपल्स तो मिले हैं, पर क्या वो माधवी के ही हैं, ये तो वो डीएनए रिपोर्ट ही बता पाएगी। अगर डीएनए सैंपल्स मैच नहीं होते हैं तो माधवी का केस एक मिसिंग केस बनकर रह जाएगा, और अगर सैंपल्स मैच हो भी जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि गुरुमूर्ति को सज़ा मिले। फिलहाल तो पुलिस ने गुरुमूर्ति पर बीएनएस के सेक्शन 103, 1, 238 और 85 के तहत चार्जेस प्रेस किए हैं। जिस आदमी के साथ माधवी ने 7 जन्मों की कसमें खाई थी, उस आदमी ने एक नहीं बल्कि 2 कत्ल किए थे। पहला तो उसने अपने अंदर के पति को खत्म कर दिया, और फिर हैवानियत की चादर ओढ़ उसने माधवी और उसके साथ खाए कसमों का इस दुनिया से नामो निशान मिटा दिया। गुरुमूर्ति एक हैवान पति के साथ एक निर्जीव पिता भी था। उसने जिस दिन उन बच्चों की मां का कत्ल किया, उसी दिन शाम को वो बच्चों को घर वापस लेकर भी आया। बच्चे अपने पिता की हैवानियत से अनजान उसी कमरे में खेल रहे थे जहां उनकी मां का कत्ल हुआ था। उसी किचन में खाना खा रहे थे जहां उनकी मां के टुकड़ों को उबाला गया था, और उसी पिता का हाथ पकड़कर घूम रहे थे जिसने उनकी मां को जान से मार दिया था। गुरुमूर्ति ने अपना केस खुद ही लड़ने की मांग की है। शायद उसे विश्वास है कि कानूनी दांवपेच से वो बच सकता है, क्योंकि कानून तो सबूत और गवाह मांगता है, और गुरुमूर्ति के केस में सबूत तो उसने बड़ी ही होशियारी से मिटा दिए हैं, और गवाह के नाम पर उस कमरे की वो बेजुबान दीवारें हैं। ज़रा सोचिए कि अगर दीवारें गवाही दे सकती तो ना जाने कितने घरों में दबी पड़ी ऐसी हैवानियत दुनिया के सामने आ जाती। वो कहते हैं ना, घर के बाहर दुनिया के लिए सब खुश थे, मगर अंदर की दीवारें हर रोज़ एक नए बेवफाई का गवाह बनती रहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें इस तरह की क्राइम डॉक्यूमेंट्री सुनना पसंद है। और अगर आप मेरी आवाज़ में किसी और केस स्टडी को सुनना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ मेरे जीमेल पर कांटेक्ट करें। मेरा ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। जय हिंद।